कहानी की शुरुआत एक मून से होता है जो धरती के तरफ बढ़ने लगता है। सभी देशों को सिग्नल भेजा जाता है कि मून धरती के तरफ बढ़ने लगा है, जिस पर धरती के सभी लोग शौक में आ जाते हैं। अब अंडरग्राउंड शहर को खोल दिया जाता है जहां लोग जाने लगते हैं बचने के लिए। यूईजी एक संगठन वो भी प्लान बनाती है कि धरती को बचाने के लिए मून पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना पड़ेगा ताकि वो मून को डिस्ट्रॉय कर सके। इस प्रॉब्लम की वजह से सुनामी भी आने लगती है और इसके आगे क्या होता है बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलो दोस्तों, हम आगे से इस कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सूरज को देखते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, जिस वजह से पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था और जानवरों का मौत होना शुरू हो गया था। वही इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए यूईजी नाम का एक संगठन का जन्म हुआ। इस संगठन के जरिए पृथ्वी को बचाने के लिए द मूविंग माउंटेन नाम का एक मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के जरिए पृथ्वी पर कई सारे थ्रस्टर लगा के उसे सूरज से दूर ले जाना था। वही पृथ्वी पर हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जिसकी वजह गवर्नमेंट की बैन की गई डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट होती है, जहां इस डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट के जरिए कोई भी इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक चिप के जरिए कंप्यूटर में डाल सकता था। यहाँ लोगों का मानना था कि वो आगे मर कर भी अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बैन करके उनके सपनों को अधूरा ही कर दिया। खैर, अब सभी लोग इस प्रोजेक्ट के लिए दंगे कर रहे होते हैं ताकि वो फिर से इस प्रोजेक्ट को अनबैन कर सके। वही चाइनीज एम्बेसडर जो देखते हैं कि लोगों का द मूविंग प्रोजेक्ट से विश्वास उठता जा रहा है, इसीलिए वो उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए द मूविंग प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू करवा देता है। यहाँ तक वो उसके पहले पार्ट को शुरू करने को कहता है। अब पार्ट 1 के मुताबिक उनके लोगों को मून पर जाके थ्रस्टर को ऑन करके पृथ्वी को सन से दूर करना था, जिसमें वो कामयाब भी होते हैं। सभी लोगों का द मूविंग प्रोजेक्ट पर विश्वास उठ सकता था। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को बुलाया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम जियो होता है। यहाँ वो ऑफिस में जाने वाला था, तभी उस पे भीड़ में से कुछ लोगों का हमला हो जाता है। तभी वहाँ पर डोडू आ जाती है और वो हमलावरों को घायल करके उसकी जान बचा लेती है। वही डोडू भी एक एस्ट्रोनॉमर होती है जो बाकी लोगों की तरह इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुई थी। यहाँ पर जियो की नजर जब डोडू पे पड़ती है तब वो उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। यहाँ तक वो उससे शादी से लेके बच्चे तक का प्लान बना लेता है, बट ऑफ कोर्स ये एक सपना था। फिर सब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस एलिवेटर में बैठ जाते हैं और एक तेज स्पीड के साथ ऊपर स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। अंदर हम देखते हैं कि सब लोग चीखते चिल्लाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ये उनका सिर्फ पहला दिन होता है ट्रेनिंग का। इस तरह वो बाकी 29 दिनों तक ट्रेनिंग करते हैं, जहां वो मिशन से जुड़ी सभी चीजें सीखते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम देखते हैं कि डोडू किसी मिशन पे जा रही होती है। तभी जियो गार्ड को सिगरेट्स का घूस देकर स्पेस एलिवेटर के पास पहुंच जाता है। जियो के हाथ में एक फूल का गुलदस्ता होता है जो वो डोडू को देना चाहता था। जियो किसी तरह डोडू के पास पहुंच जाता है। जियो जब तक उस गुलदस्ते को डोडू को देता है तब तक स्पेस एलिवेटर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो वहीं पर फंस जाते हैं। डोडू तब जियो को पकड़कर स्पेस सूट पहनने को बोलती है। स्पेस एलिवेटर अपने समय से पहले लॉन्च हो गया था, जिसकी वजह से जियो उसमें फंस जाता है। बेस पे हम देखते हैं कि सभी ड्रोन्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और स्पेस एलिवेटर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है, जिसकी वजह से स्पेस एलिवेटर्स समय से पहले ही लॉन्च हो गया था। स्पेस एलिवेटर के अंदर हम देखते हैं कि जियो का नजर कुछ नए एस्ट्रोनॉट्स पे जाता है जो अपने सूट को चेंज करने लगते हैं। तभी जियो उनके नेम प्लेट को देख लेता है जो बाकी के एस्ट्रोनॉट के नाम से कॉपी हुआ होता है। ये नए एस्ट्रोनॉट्स तब सारे एस्ट्रोनॉट्स को उनके सीट से लॉक करके उन पर हमला कर देता है। बाहर सभी ड्रोन्स स्पेस एलिवेटर पे हमला करने लगता है। साइंटिस्ट उन ड्रोन्स पे हमला करने की कोशिश करते हैं पर निराशा ही पाते हैं, क्योंकि सिस्टम को ऐसा ही बनाया गया था कि वो अपने ही हथियारों को हमला नहीं कर सकते थे। स्पेस एलिवेटर के अंदर सभी हमलावर तब सब एस्ट्रोनॉट का आइडेंटिटी चुराने लगते हैं, पर जियो आगे बढ़ता है और उन सभी पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। डोडू भी इसमें उसका साथ देती है। दोनों मिलकर सभी हमलावरों को घायल कर देते हैं। एक हमलावर चुराए हुए आईडी के मदद से स्पेस एलिवेटर को स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देता है। वही साइंटिस्ट एक सुपर कंप्यूटर के जरिए अपने सिस्टम को वापस हैक से हटा देता है। इसके वजह से अब सभी बचे हुए एलिवेटर से नीचे धरती की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन तभी स्पेस स्टेशन पे अटैक होता है, क्योंकि एक हमलावर मरने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। सभी स्पेस एलिवेटर्स एक तेज स्पीड के साथ नीचे गिरने लगते हैं। नीचे धरती पे स्टेशन टूट के गिर जाता है, जिससे कई सारे लोगों की जान चली जाती है, पर जियो और डोडू अपने जान को बचाने में सफल होते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से सभी लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है और वो लोग हर जगह प्रोटेस्ट और दंगे करने लगते हैं। वो सभी लोग अब फिर से डिजिटल लाइफ को शुरू करने के लिए बोलते हैं और इधर एम्बेसडर अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि वो उसके लिखे हुए स्पीच को लोगों के सामने पढ़े। तभी एक अमेरिकन एम्बेसडर पहले वाले एम्बेसडर के पास आता है और उसे उसके साथ दोबारा मिशन पे काम करने के लिए बोलता है। उधर
हमें यह भी पता चलता है कि अब यूएजी को मून पे हो रहे टेस्ट को अब इस महीने के अंदर खत्म करना होगा। वो लोग उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 7 महीनों का ही समय है। उन सभी नए लोगों के लीडर का नाम जाओ होता है और वो हेंगयू के साथ पहले डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होते हैं। जाओ हेंगयू को अपने साथ मिशन पे चलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि काम से छुटकारा पाते ही हेंगयू फिर से अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने बेटी से बात करने लगता है। फिर जाओ भी वहाँ पर होता है, इसीलिए उसका नजर उस कंप्यूटर पे जाती है। जाओ को पता चलता है कि हेंगयू की बेटी का सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 2 मिनट के लिए ही कंप्यूटर पे ऑन रह सकता है। हेंगयू जाओ से हेल्प मांगता है कि वो अपनी बेटी की कॉन्शियस माइंड को आए हुए नए सुपर कंप्यूटर के अंदर डालने में उसका मदद करे। जाओ उसको मना कर देता है। एक मिशन के दौरान जाओ हेंगयू को उसका डिजिटल मेमोरी देता है जो उन्होंने डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट के दौरान बनाया था। हेंगयू तब अपने ख्यालों में खो जाता है और वो उन पलों को याद करता है जब उसकी वाइफ और बेटी एक एक्सीडेंट में मर जाती है। हेंगयू की बेटी कुछ समय तक जिंदा रहती है। हेंगयू डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट वालों से उसकी बेटी के सबकॉन्शियस माइंड को कंप्यूटर के अंदर डालने को बोलता है, पर प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस होने की वजह से वो उसे मना कर देता है। तब हेंगयू की मुलाकात जाओ से होती है जो उसका हेल्प करता है। जाओ उसकी बेटी के सबकॉन्शियस माइंड को एक सुपर कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। ये वो सुपर कंप्यूटर होता है जो हेंगयू के पास होता है जिससे वो अपनी बेटी से बात करता है। तभी सिस्टम से वार्निंग आती है कि मून पे एक बहुत ही जोरदार तूफान आने वाला है। सभी एस्ट्रोनॉट्स सभी चीजों को बचाने में लग जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनका नया सुपर कंप्यूटर बुरी तरह से खराब हो जाता है। वो सभी लोगों के पास अब एक ही रास्ता बचा होता है कि वो पुराने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके थ्रस्टर को ऑन करे। लेकिन इधर भी एक प्रॉब्लम थी कि पुराने कंप्यूटर के सारे ऑथराइजेशन सिर्फ हेंगयू के पास थी। जाओ हेंगयू को अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने देने के लिए पूछता है, जिस पर वो एक ही शर्त पे मान जाता है कि वो चाहता था कि आगे चलकर जो भी नए सुपर कंप्यूटर्स होंगे उसके सारे डिटेल्स उसे भी शेयर करना होगा। जाओ के हाँ कहने के बाद हेंगयू अपनी बेटी का चिप को निकाल देते हैं। अपने पुराने सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल करके वो लोग थ्रस्टर को ऑन कर देते हैं और इससे मून आगे खिसकने लगता है। इससे धरती पे सभी लोग देखकर खुश हो जाते हैं और वापस द मूवी माउंटेन पे उनका विश्वास बढ़ जाता है। अब हम 2060 में आ जाते हैं जहाँ हेंगयू किसी अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। धरती अब पहले के मुकाबले धीरे घूम रही है, इसीलिए अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू हुआ था ताकि अंडरग्राउंड शहरों में रहने वालों पर इसका कम असर हो। लेकिन सभी लोगों को अंडरग्राउंड शहर में जाने के लिए पास को खरीदना पड़ता है, जिससे वो लोग खरीद के ही जा सकते थे। वहीं पर हम देखते हैं कि जियो अब डोडू के साथ रह रहा होता है और उनका एक बच्चा भी होता है। इधर हमें यह भी पता लगता है कि डोडू को सूरज का रेडिएशन की वजह से कैंसर हो चुका है और उसके पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा होता है। इधर दूसरी तरफ सुपर कंप्यूटर का एडवांस वर्जन भी आ चुका होता है जिसका नाम 550W होता है। हम देखते हैं कि वो सुपर कंप्यूटर जियो का इंटरव्यू ले रहा होता है। सुपर कंप्यूटर अपने तीखे सवालों से उसे रुला देता है। इस इंटरव्यू को हेंगयू भी देख रहा होता है। सुपर कंप्यूटर जियो को इंटरव्यू में फेल कर देता है। जियो के इंटरव्यू की वजह से भावुक होकर हेंगयू बाद में लैब के अंदर घुसता है और अपनी बेटी के कॉन्शियस माइंड को 550W सुपर कंप्यूटर में डालने वाला होता है कि सभी लोगों की नजर हेंगयू पर पड़ जाता है। वो लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर फिर भी वो अपनी बेटी के कॉन्शियस माइंड को उस कंप्यूटर में डाल देता है। इससे मून के कंप्यूटर सिस्टम में बहुत कुछ गलत हो जाता है। वो लोग हेंगयू को पकड़ लेते हैं और उसकी बेटी के चिप को कंप्यूटर से निकाल देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जियो डोडू के आखिरी विश पूरी करने के लिए उसके होम टाउन ले जाता है। वहाँ डोडू जियो को बताती है कि उसके मरने के बाद उसकी जगह उसके पिता अंडरग्राउंड शहर में जा सकते हैं। इधर लैब में हेंगयू दोबारा किए गए गलतियों की वजह से कंप्यूटर सिस्टम में बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। उनके कंप्यूटर में ठीक वैसा ही हैक होता है जैसे पहली बार स्पेस एलिवेटर में हुआ था। सारे साइंटिस्ट 550W सुपर कंप्यूटर के मदद से सिस्टम को सही करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार फेल हो जाते हैं। तभी मून का थ्रस्टर खराब हो जाता है और मून धरती की तरफ बढ़ने लगता है। सभी देशों को सिग्नल भेजा जाता है कि मून धरती की तरफ बढ़ने लगा है, जिस पर धरती के सभी लोग शौक में आ जाते हैं। अब अंडरग्राउंड शहर को खोल दिया जाता है जहाँ लोग जाने लगते हैं। यूएजी संगठन भी प्लान बनाती है कि धरती को बचाने के लिए मून पर न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना पड़ेगा ताकि वो मून को डिस्ट्रॉय कर सके। इस प्रॉब्लम के वजह से सुनामी भी आने लगता है, जिस पर सभी पुराने एस्ट्रोनॉमर्स को भी बुलाया जाता है, जिसमें जियो भी होता है और डोडो की अब तक डेथ हो चुकी होती है और जियो का बच्चा अपने नाना के साथ अंडरग्राउंड शहर में चला जाता है। इधर जाओ वापस हेंगयू से मिलने जेल में जाता है और वो उसे अपने साथ मिशन पर चलने के लिए बोलता है जहाँ उन्हें थपे हुए इंटरनेट को रिट्राइव करना होगा, क्योंकि इंटरनेट के बिना धरती के थ्रस्टर को ऑन नहीं किया जा सकता। हेंगयू पहले तो मना कर देता है, पर जाओ उसे उसकी बेटी के चिप्स देने का लालच देता है। इससे वो मान जाता है और जाओ के साथ मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर पृथ्वी को बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों को मून पर ले जाना होता है, जिसके लिए जियो को कुछ लोगों के साथ भेजा जाता है। मून पर जाते वक्त उनका स्पेसशिप दूसरे स्पेसशिप से टकरा जाता है और उनकी स्पेसशिप सीधा मून पर जा गिरता है। वहाँ सभी लोग देखते हैं कि उनका सारा हथियार डिस्ट्रॉय हो चुका है। सभी लोगों को वापस भी
भी जाना होता है और उनके पास सिर्फ 3 कैप्सूल ही बचे होते हैं और लोग 4 होते हैं। तो जीव अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और मून पर रहकर सभी हथियारों को फिट करने लगता है। दूसरी तरफ हेंग्यू भी इंटरनेट रिकवर करने चला जाता है, लेकिन उस दौरान उसका एक साथी का मौत हो जाता है। इधर यूईजी मिशन को डूबने से बचाने के लिए फिर से कुछ लोगों को मून पर भेजता है। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग इस काम के लिए रेडी होते हैं और मून पर चले जाते हैं। उनके वापस जीने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो बड़े लोग मून पर पहुंचकर हथियारों को बचा लेते हैं। जीव के टीचर को भी जीव वहां पर मिल जाता है। जीव का माइक खराब हो चुका होता है, इसीलिए वो उन्हें वापस जाने से पहले अलविदा नहीं कह पाता। तभी जोरदार धमाका के साथ मून फट जाता है। अब मून के सारे मलबे पृथ्वी से टकराने लगते हैं और धीरे धीरे मेजर लोकेशन पर गिरने लगते हैं। इधर हेंग्यू भी पानी बढ़ने की वजह से डूब रहा होता है और उसका साथी जाओ का पहले ही मौत हो जाता है। हेंग्यू अपने बेटी के सबकॉन्शियस माइंड को मदद करने के लिए बोलता है, पर वो विफल हो जाता है। इसी के साथ हेंग्यू मर जाता है और इधर यूईजी के सभी लोगों को इसका जानकारी पहले मिल जाता है और वो लोग सभी देश को इमरजेंसी सिग्नल दे के बता देते हैं कि उनका मिशन फेल हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि हेंग्यू अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके बेटी के साथ मिक्स कर देता है और वो अब इंटरनेट को रिकवरी करने लगता है। अब काउंटडाउन एंड होने तक थ्रस्टर ऑन कर दिया जाता है और फॉर्चुनेटली वो चालू हो जाता है और इससे धरती मून के मलबे से दूर जाने लगता है और सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं। अब 2065 में हम देखते हैं कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बन चुके होते हैं और साथ में बहुत सारे थ्रस्टर्स पृथ्वी पे लग चुके होते हैं और यूईजी अब कोशिश कर रही थी कि पृथ्वी को जुपिटर के पास से ले जाकर सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दे। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि जितने भी हैकिंग या हमला हुआ था उसके लिए सुपर कंप्यूटर जिम्मेदार था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।